कैलाए शम्स महल की सुबह हमेशा फिरोजी आसमान, सोने जैसी धूप और महकते गुलाबों के बाग के साथ शुरू होती थी। मगर उस सुबह का माहौल कुछ और ही था। शहजादा आरिफ शम्स मीर, जिसकी बहादुरी और खूबसूरती की मिसालें पूरे मुल्क में दी जाती थीं, शाही बरामदे में बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मोहब्बत का ख्याल भी उसे परेशान कर देता हो। दरबार के अमीर और वजीर सब जानते थे कि न जाने क्यों शहजादा इश्क से दूर भागता था। इसी शाही महल में दूर परिलोक की एक हसीन परी माहीन गुलबानो अपने दिल में एक ऐसा राज ली बैठी थी जिसे उसने किसी से न कहा था। माहीन गुलबानो परिलोक की सबसे नाजुक और सबसे मोहब्बत करने वाली परी मानी जाती थी। उसके सुनहरे जुल्फों में चांदनी खेला करती थी और उसकी आंखों में नीले समंदर की गहराई थी। उसने पहली बार शहजादा आरिफ को तब देखा था जब वो अपने महल की ऊंची मीनार से इंसानों की दुनिया में झांक रही थी। एक नजर का वो मंजर उसके दिल में ऐसा उतर गया कि रात दिन बस वही चेहरा, वही अदा, वही हंसमुख अंदाज उसकी सोच पर हावी रहने लगा। मगर एक मुश्किल थी। परिलोक और इंसानों की दुनिया दो अलग जहान थे। जब हिम्मत करके माहीन ने जादुई रास्तों से शहजादे के पास पहुंचकर अपने इश्क का इजहार किया तो उसने बिना हिचक कह दिया, मैं परिलोक नहीं जा सकता माहीन। मेरी दुनिया यहां है, मेरा महल, मेरा वतन यहीं है। ये सुनकर माहीन के दिल पर जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो। उसके लिए ये सिर्फ इनकार नहीं था, बल्कि एक ऐसा दरवाजा बंद हो गया था जो उसके ख्वाबों का रास्ता था। लेकिन मोहब्बत वो आग है जो बुझाने से नहीं बुझती। माहीन ने ठान लिया कि अगर शहजादा उसके पास नहीं आ सकता तो वो उसके पास जाएगी, चाहे उसके लिए अपनी पहचान बदलनी पड़े। जादूगरनी दोस्त की मदद से उसने अपना रूप बदल लिया। अब वो परी नहीं बल्कि एक इंसानी शहजादी लग रही थी। गोरी रंगत, रेशमी लिबास और माथे पर मोती का ताज। नाम भी नया रखा, शहजादी माहीन झर्रिन। एक शाम जब शहजादा दरबार में अपने मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा था, तब महल के बड़े दरवाजे खुले और एक काफिला अंदर आया। काफिले के बीचों बीच एक सुनहरी पालकी थी और जब उसका पर्दा उठा तो सबकी निगाहें ठहर गईं। वो थी माहीन गुलबानो, अपने नए रूप में शहजादी माहीन झर्रिन। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था, उसकी आंखों में एक ऐसी चमक जो सीधे दिल में उतर जाती थी। शहजादे ने पहली बार उसकी तरफ देखा तो पल भर के लिए उसकी आंखें ठहर गईं। उसे ये एहसास नहीं था कि ये वही परी है जिसे उसने ठुकरा दिया था। दरबार में चाय और शरबत के दौर चलते रहे और माहीन ने हल्के हल्के अपनी बातें, अपनी हंसी और अपनी नजरों का जादू बुनना शुरू कर दिया। हर लफ्ज में मोहब्बत का एक महीन धागा था जो अदृश्य होकर भी असर डाल रहा था। शहजादा अभी भी मोहब्बत की गिरफ्त में नहीं आया था, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक हल्की सी दस्तक जरूर हुई थी जिसे वो अनसुना करने की कोशिश कर रहा था। मगर माहीन जानती थी ये तो बस शुरुआत है। महल की उस रात का चांद कुछ ज्यादा ही जवां और रोशन था, जैसे आसमान भी इस नए मेहमान की आमद से खुश हो। शहजादा आरिफ शम्स मीर अपने शाही कमरे की बालकनी में खड़ा था, नीचे बाग के झरनों और चमेली की खुशबू को महसूस करते हुए। मगर उसके जहन में बार बार वही लम्हा घूम रहा था जब उसने पहली बार शहजादी माहीन झर्रिन की आंखों में झांका था। वहां एक अजीब सा खिंचाव था, मानो किसी पुराने अधूरे किस्से की पुकार। उधर माहीन अपने मेहमानों के लिए तय किए गए शाही मेहमान खाने में बैठी शीशे के सामने अपने लिबास को संवार रही थी। उसने सोने की महीन कढ़ाई वाला गुलाबी जोड़ा पहन रखा था और कानों में मोती के लटकन जिनमें परिलोक के जादुई रेशे पिरोए थे। ये रेशे अदृश्य थे, लेकिन उनका असर ऐसा था कि जो भी उसकी तरफ देखता उसकी नजर कुछ पल के लिए ठहर जाती। माहीन जानती थी कि मोहब्बत सिर्फ लिबास और चेहरों से नहीं बल्कि एहसास से पैदा होती है। मगर वो ये भी जानती थी कि कभी कभी जादू उस एहसास को रास्ता दिखा देता है। रात के खाने का वक्त हुआ तो महल के शाही दीवान खाने में हर तरफ रोशनी की झालरें चमक रही थीं। संगमरमर के फर्श पर बिछे रेशमी गलीचे, बीच में चांदी की थालियों में रखे पकवान, जर्दा, कबाब, शीर खुरमा और दीवारों पर झूमते सुनहरे फानूस। शहजादा अपनी जगह पर बैठा था और माहीन उसके सामने। दोनों के बीच चांदी का लंबा दस्तरख्वान था
मगर दोनों की नजरों का सफर उस दूरी को बार बार पार कर रहा था। शहजादा, जो अक्सर अपने मेहमानों से औपचारिक बातें करता था, इस बार अजीब सी मुलायमियत से माहीन से सवाल पूछ रहा था। शहजादी, आपके वतन की हवाओं में कैसी महक होती है? माहीन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, वो महक जो सिर्फ दिल तक पहुंचती है और वहीं ठहर जाती है। उसकी आवाज में एक जादुई कंपन था, जैसे हर लफ्ज एक अदृश्य फूल की पंखुड़ी बनकर गिर रहा हो। खाने के बाद शहजादा बाहर बाग की सैर पर गया और माहीन भी धीमे कदमों से उसी रास्ते पर निकल पड़ी। चांदनी में गुलाब की पंखुड़ियां चांदी की तरह चमक रही थीं और हवा में रूहानी सुकून था। शहजादा गुलाब की कली को छूकर मुस्कुराया। तभी माहीन ने पीछे से कहा, गुलाब तो बस एक फूल है, मगर मोहब्बत वो फूलों का मकसद है। शहजादा पलटा। उसकी आंखों में सवाल था, और क्या मोहब्बत का मकसद हमेशा पूरा होता है? माहीन ने कुछ पल खामोशी में उसकी तरफ देखा, जैसे जवाब देना मुश्किल हो। फिर धीरे से बोली, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो हां, मगर सच्ची मोहब्बत को पहचानना सबसे मुश्किल काम है। ये कहकर उसने एक हल्की सी मुस्कान दी और आगे बढ़ गई। शहजादा कुछ पल वहीं खड़ा रहा और उसके दिल में वो बात जैसे किसी दस्तक की तरह गूंजती रही। मगर माहीन जानती थी कि ये तो बस पहली परत है। उसे अभी बहुत से जादुई लम्हे बुनने हैं, ताकि आरिफ शम्स मीर का दिल मोहब्बत के उस जादू में गिरफ्तार हो जाए जहां से वापसी मुमकिन नहीं। और चांदनी की उस रात बाग की हवा में मोहब्बत की खुशबू कुछ ज्यादा ही घुल गई थी। अगली सुबह महल के सहन में सूरज की सुनहरी किरणें झरनों के पानी पर मोती सी चमक बिखेर रही थीं। शहजादा आरिफ शम्स मीर अपने घोड़े शमशान को सहला रहा था। तभी उसकी नजर दूर बरामदे पर पड़ी, जहां शहजादी माहीन झर्रिन गजब की नफासत से खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा चांदी का प्याला था, जिसमें गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही थीं। हवा में से आती हुई वो महक शहजादे तक पहुंच रही थी, जैसे उसके दिल में धीरे धीरे कोई नया रंग उतर रहा हो। माहीन ने अपने होंठों पर हल्की सी मुस्कान लाई और पास आकर कहा, सुबह की हवा में गुलाब का रंग भी जिंदा हो जाता है, क्या आपको नहीं लगता शहजादे? आरिफ ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, हो सकता है, मगर ये रंग तो आप में भी है। ये कहते ही उसने हल्के से नजरें फेर लीं, जैसे खुद से नाराज हो कि क्यों उसने ये लफ्ज कहे। माहीन के होंठों पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। उसे मालूम था कि जादू काम करने लगा है। वो कोई साधारण मोहब्बत नहीं चाहती थी, असर जो सुनने वालों के दिल की धड़कनों को मोहब्बत की लय पर ला देता था। जब माहीन ने गजल पढ़नी शुरू की तो उसकी आवाज में वो मिठास थी जो दिल के सबसे गहरे हिस्सों को छू जाए। हर शेर के साथ शहजादा आरिफ का चेहरा बदलता जा रहा था। उसकी आंखें एकाग्र होकर बस उसी को देख रही थीं। माहीन के लफ्ज हवा में तैरते हुए सीधे उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, दस्तक जो अनसुनी करना अब मुश्किल था। महफिल खत्म होने के बाद शहजादा खुद उसकी तरफ बढ़ा और कहा, शहजादी, आपकी आवाज जैसे किसी ने सुबह की पहली रोशनी को लफ्जों में ढाल दिया हो। माहीन ने अपनी नजरों को झुकाकर कहा, शायद ये रोशनी उस दिल की तरफ जा रही है जो अंधेरे में अकेला है। शहजादा कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और चला गया। उस रात जब महल की मीनारों पर चांदनी उतर रही थी, शहजादा अपने कमरे में बेचैन टहल रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसकी सोच बार बार उस शहजादी पर ठहर जाती है, जिसकी आंखों में अजीब सी पहचान और दिल को खींच लेने वाला सुकून है। उसे ये नहीं पता था कि वो पहचान असल में एक अधूरी कहानी की शुरुआत है, जो बहुत पहले कही जा चुकी थी। माहीन अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी और आसमान की तरफ देखकर अपने दिल में एक दुआ मांग रही थी, या खुदा, ये मोहब्बत मेरे आरिफ के दिल में उसी तरह उतर जाए जैसे समंदर की लहर किनारे से लिपट जाती है। उसकी उंगलियों के बीच में एक छोटा सा मोती था, परिलोक का नूर मोती, जो मोहब्बत को गहराने की ताकत रखता था। उसने तय कर लिया था कि जल्द ही वो इसका इस्तेमाल करेगी और उस पल से खेल और भी गहरा हो जाएगा। अगले ही दिन महल में एक और शाम की महफिल का ऐलान हुआ। इस बार न कोई दरबारी गाना था, न कोई बड़ी दावत, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा जलसा
जिसमें शहजादा आरिफ शम्स मीर और कुछ खास मेहमान शामिल थे। माहीन गुलबानो अपने शहजादी माहीन जर्रिन के रूप में इस महफिल की सबसे चहेती शख्सियत बन चुकी थी। उसकी हर अदाओं में एक शाही नफासत थी, मगर उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो दिलों को बेचैन कर देता था। महल के गुलाब बाग में महफिल सजी, झूमरों की जगह आसमान के तारे थे और संगमरमर के फव्वारों के किनारे सुनहरे दिए जल रहे थे। हल्की हल्की हवा, जिसमें चमेली और चंदन की खुशबू घुली थी, हर सांस को मीठा बना रही थी। माहीन ने आज फिरोजी रंग का लिबास पहना था, जिस पर चांदी के धागों से कढ़ाई थी। उसकी चाल में एक धीमी सी लय थी, मानो हर कदम किसी छुपे हुए संगीत पर रखा गया हो। शहजादा जब बाग में पहुंचा तो उसकी निगाहें सीधे माहीन पर जा टिकीं। ये वो नजरें नहीं थीं जो सिर्फ मेहमान नवाजी के लिहाज से देखी जाती हैं, बल्कि उनमें एक हल्की सी हैरानी थी, जैसे कोई अपने दिल में हो रहे बदलाव को पहचानने लगा हो। माहीन ने उसे सलाम किया और उसकी आवाज में वो मिठास थी जो दिल के तारों को हिलाकर रख दे। महफिल शुरू हुई और माहीन ने कहा कि आज वो कोई शेर व शायरी नहीं सुनाएगी, बल्कि एक छोटी सी कहानी सुनाएगी, एक दिल और एक चांद की कहानी। वो कहानी किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपनी मोहब्बत की परत दर परत बयान थी, मगर इस तरह से सुनाई गई कि किसी को भी अंदाजा न हो। कहानी में एक दिल था जो अकेला था और एक चांद जो दूर आसमान में था। दिल रोज चांद को देखता, उसकी रोशनी से अपने अंधेरों को रोशन करता, मगर कभी उसके पास नहीं जा पाता। एक दिन चांद ने जमीन पर उतरकर दिल से मिलने का इरादा किया और कहानी यहीं खत्म हो गई। महफिल में बैठे लोग मुस्कुराए, मगर शहजादा उस अधूरी कहानी में डूब गया। उसके जहन में सवाल गूंज रहा था, क्या चांद कभी वाकई जमीन पर उतर सकता है? महफिल के बाद शहजादा अकेले गुलाबों के बीच खड़ा था। तभी माहीन धीरे से उसके पास आई। उसके हाथ में वही नूर मोती था जिसे उसने अपनी हथेली में छुपा रखा था। उसने हल्के से कहा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं शहजादे, जो नजरों से नहीं, सिर्फ दिल से देखी जाती हैं। आरिफ ने उसकी आंखों में झांका और पहली बार उसे महसूस हुआ कि इस शहजादी में कोई रहस्य है, कोई अदृश्य परत जो अभी खुलनी बाकी है। उस रात जब सब सो चुके थे, माहीन अपने कमरे में अकेली बैठी मोती को देख रही थी। वो जानती थी कि ये मोती सिर्फ एक जादुई रत्न नहीं, बल्कि एक इम्तिहान भी है। अगर वो इसे सही वक्त पर इस्तेमाल करे तो आरिफ के दिल में मोहब्बत की लौ ऐसी भड़क सकती है जिसे बुझाना नामुमकिन हो, मगर गलत वक्त पर सब कुछ बिखर सकता था। उधर शहजादा भी अपने कमरे में बेचैन था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मुस्कान, वही आवाज और वो रहस्यमय कहानी घूम रही थी। शायद, बस शायद, उसका दिल अब उस रास्ते पर चलने लगा था जहां से वापसी नहीं होती। सुबह का आसमान गुलाबी और सुनहरी किरणों से सजा था, मगर शहजादा आरिफ शम्स मीर की रात बेचैनी में गुजरी थी। वो कई बार नींद से उठा, बालकनी में आकर चांद को देखा और फिर बिस्तर पर लौट गया, मगर नींद जैसे उसकी आंखों से रूठ गई थी। उसके दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, कौन है ये शहजादी माहीन जर्रिन और क्यों लगता है कि उसकी नजरों में कोई अनकहा किस्सा है। उधर माहीन गुलबानो अपनी असली पहचान को गहरे पर्दे में छुपाए आज के दिन के लिए एक नया जादुई प्लान बना रही थी। उसने सोचा कि अगर वो आरिफ के दिल में मोहब्बत की नरमी और चाहत की गहराई उतार दे तो उसका दिल खुद ही उसके करीब आ जाएगा। परिलोक से लाई हुई एक खास चीज, गुले नूरा, उसके पास थी। ये फूल इतना हसीन था कि उसकी पंखुड़ियों पर सुबह की ओस भी मोती बन जाती थी, और अगर कोई इसे दिल से देख ले तो उसके दिल में मोहब्बत की एक हल्की मगर न मिटने वाली छाप उतर जाती थी। महल के बाग में सुबह सुबह माहीन ने गुले नूरा को एक संगमरमर की मेज पर रखा और उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जला दी। हवा में फूल की खुशबू फैली जो धीरे धीरे महल के हर कोने में उतरने लगी। शहजादा उस रास्ते से गुजर रहा था और जैसे ही उसकी नजर उस फूल पर पड़ी वो ठहर गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वो कुछ पल चुपचाप बस उसे देखता रहा। ये फूल, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, आरिफ ने कहा पास आते हुए। माहीन ने नरम आवाज में जवाब दिया, कुछ फूल सिर्फ उन्हीं को दिखते हैं जिनके दिल में मोहब्बत की तड़प हो। शहजादा हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो इसका मतलब है
मैं भी देख सकता हूं। माहीन ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा और कहा, शायद, मगर कुछ तड़प ऐसी होती है जो हमें खुद से भी छुपी होती है। ये लफ्ज सुनकर आरिफ ने आंखें झुका लीं, मगर उसके दिल में जैसे किसी ने हल्की सी आग जला दी हो। वो आग आराम से फैल रही थी, बिना उसकी इजाजत के। दिन ढलते ढलते महल के सहन में एक हल्की बारिश शुरू हो गई। संगमरमर की फर्श पर पानी के मोती से कतरे चमक रहे थे और माहीन बारिश की बूंदों को हथेली पर लेकर खेल रही थी। आरिफ बरामदे से उसे देख रहा था। उसकी हंसी, बारिश में भीगे लिबास की चमक और उसके जुल्फों से टपकते पानी के कतरे सब मिलकर एक ऐसा मंजर बना रहे थे जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। माहीन ने ऊपर देखा और उसकी नजर आरिफ से मिली। वो नजरों की मुलाकात कुछ लंबी हो गई, इतनी लंबी कि उसमें कई अनकहे जज्बात का आदान प्रदान हो गया। उस पल आरिफ ने महसूस किया कि शायद वो अब इस शहजादी के असर से निकल नहीं पाएगा। रात को माहीन अपने कमरे में आई और आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में खुशी थी, मगर साथ ही एक हल्की सी चिंता भी। वो जानती थी कि मोहब्बत का जादू धीरे धीरे असर कर रहा है, मगर उसे सही वक्त पर अपनी असलियत बतानी होगी, वरना वो डरती थी कि कहीं ये मोहब्बत उसकी सबसे बड़ी कसौटी न बन जाए। उसने अपने दिल में एक अहद किया, कल मैं उसे एक ऐसा जादुई लम्हा दूंगी जो उसकी रूह तक में उतर जाएगा। अगले दिन की सुबह महल में एक अजीब सी रौनक थी, जैसे हवाओं में कोई अनदेखा पैगाम तैर रहा हो। शहजादा आरिफ शम्स मीर, जो अक्सर सुबह अपने घोड़े की सवारी पर निकलता था, आज बिना किसी वजह बरामदे में टहल रहा था। उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी, मानो कोई ख्वाब अधूरा रह गया हो और उसकी ताबीर अभी बाकी हो। माहीन गुलबानो ने आज अपने प्लान का पहला हिस्सा शुरू करना था। उसने परिलोक का सबसे खास जादुई हुनर इस्तेमाल करने का फैसला किया, रंगे रूह। ये एक ऐसा जादू था जिसमें सामने वाले को उसकी अपनी रूह का सबसे खूबसूरत और सबसे नाजुक पहलू दिखाया जाता था, और जब कोई अपनी रूह को देख लेता है तो उसके दिल के दरवाजे मोहब्बत के लिए खुल जाते हैं। महल के बाग के बीचों बीच एक संगमरमर का छोटा सा चबूतरा था, जहां अक्सर दरबार की शहनाई बजती थी। आज वहां बस दो लोग थे, माहीन और आरिफ। माहीन ने अपने हाथ में एक नीला क्रिस्टल पकड़ा हुआ था जो हल्की हल्की रोशनी छोड़ रहा था। शहजादे, माहीन ने नरम लहजे में कहा, क्या आपने कभी अपने दिल को देखा है? आरिफ उन हल्के से मुस्कुराया, दिल को देखने के लिए तो शीशा नहीं होता। माहीन ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया और बोली, शीशा नहीं, मगर जादू होता है। उसने क्रिस्टल को उठाया और उसकी रोशनी सीधी आरिफ की आंखों में पड़ी। एक पल के लिए चारों तरफ की दुनिया जैसे ठहर गई। आरिफ ने अपनी ही छवि देखी, मगर वो वैसी नहीं थी जैसी शीशे में दिखती है। यहां वो अपने सबसे सच्चे रूप में था, मुस्कुराता हुआ, आंखों में मासूमियत और दिल में अनकही चाहत ली। उस छवि के पीछे एक और अक्स था, एक नाजुक हसीन परछाई जो माहीन से मिलती जुलती थी, मगर उसके परों पर चांदनी चमक रही थी। आरिफ ने हैरानी से पलकें झपकाईं और जादू टूटा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये क्या था? माहीन ने बस इतना कहा, कभी कभी हम जो देखते हैं वो सिर्फ आंखों का धोखा नहीं होता, बल्कि दिल का सच होता है। आरिफ अब सच में उलझ चुका था। वो इस शहजादी के बारे में जितना सोचता, उतना ही उसे लगता कि इसके आसपास कोई अदृश्य पर्दा है जो उसकी असलियत को छुपा रहा है। मगर अब उसके दिल में एक और चीज जगह बना रही थी, एक चाहत जो वो चाह कर भी नकार नहीं पा रहा था। शाम को जब सूरज ढल रहा था, माहीन ने महल के पिछवाड़े वाले बाग में मोमबत्तियां जलाईं। वहां उसने गुले नूरा को फिर से रखा, मगर इस बार उसके चारों तरफ पानी का एक छोटा सा तालाब बनाया। मोमबत्तियों की रोशनी पानी में झिलमिला रही थी और गुले नूरा की महक हवा में रूहानी मिठास घोल रही थी। आरिफ वहां पहुंचा और बिना कुछ कहे बस माहीन के पास बैठ गया। दोनों के बीच खामोशी थी, मगर उस खामोशी में भी एक गहरा संवाद चल रहा था, नजरों का, सांसों का और उन जज्बात का जो अब लफ्जों में ढलने की कगार पर थे। माहीन ने सोचा, बस थोड़ा और ये दिल मेरा होगा। मगर उसके अंदर कहीं एक आवाज भी कह रही थी, क्या होगा जब इसे मेरी असलियत पता चलेगी?
उस रात दोनों के दिलों में अलग अलग सवाल थे, मगर एक ही एहसास, मोहब्बत अब महल की हवा में घुल चुकी थी। रात का दूसरा पहर था। किलाए शम्सगढ़ के ऊंचे बुर्जों पर जलते मशालों की लौ हवा में कांप रही थी, मानो उन्हें भी आने वाले किसी अनहोनी का आभास हो। महल के पिछवाड़े, उस पुराने हिस्से में जहां सैकड़ों बरस पहले शाही तिजोरी हुआ करती थी, अब वीरानी पसरी थी। यहीं अंधेरे में एक गुप्त दरवाजा खुला और धीरे धीरे एक परछाई बाहर निकली। ये कोई और नहीं बल्कि शहजादा आरिफ शम्स मीर थे, जिनकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उनकी निगाहों में एक ही तस्वीर तैर रही थी, माहीन झर्रिन की, जो दिन में महल की एक साधारण सी नौकरानी लगती थी, लेकिन रात की खामोशी में उसका रहस्य उनके दिल में उथल पुथल मचा देता था। शहजादा ने अपने वफादार दोस्त और जासूस कासिम बेग को बुलाया था। कासिम बेग, जो अंधेरी गलियों और रहस्यमयी बातों का उस्ताद था, चुपचाप पास आया और बोला, हुजूर, मैंने आपकी दी हुई निशानदेही के मुताबिक खोज की है। ये लड़की साधारण नहीं। इसके कदमों के निशान महल के पिछले बाग से होते हुए पुराने झील ज़मर्रद तक जाते हैं, जहां कोई भी नौकरानी कभी नहीं जाती। आरिफ का दिल जैसे जोर से धड़क उठा। झील ज़मर्रद, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, वह तो सदियों से वीरान पड़ी है। कहते हैं वहां जिन्नात और परियों का बसेरा है। कासिम ने सिर हिलाया। और हुजूर, सबसे अजीब बात, मैंने देखा कि चांदनी में उसकी परछाई पानी में साफ उतरती है, लेकिन उस परछाई में उसके माथे पर चमकता हुआ नूरानी ताज दिखाई देता है, जबकि असल में उसके सर पर कुछ नहीं था। शहजादा कुछ पल के लिए चुप रहे, मानो दिमाग में बवंडर उठ गया हो। उन्हें एहसास हुआ कि यह मामला अब दिल की मोहब्बत से बढ़कर एक रहस्य का है, जिसे सुलझाए बिना चैन न मिलेगा। उन्होंने उसी रात गुप्त रूप से झील ज़मर्रद तक जाने का इरादा किया। जब दोनों रात की गहरी चादर में लिपटे उस राह पर पहुंचे, तो दूर से ही झील का पानी पारे की तरह चमक रहा था। चारों ओर चांदी सी धुंध फैली थी और हवा में किसी अजीब सी मीठी खुशबू तैर रही थी। अचानक धुंध के बीच से माहीन झर्रिन उभरी, लेकिन यह वही माहीन नहीं थी जिसे दिन में महल में देखा जाता था। अब वह सुनहरी और फिरोजी रंग के लिबास में थी। उसके कदम जमीन को छूते तो मानो फूल खिल जाते, और उसकी आंखों में जादुई चमक थी। शहजादा आरिफ और कासिम बेग दोनों छिपकर यह मंजर देखने लगे। माहीन झील के किनारे पहुंची, और जैसे ही उसने अपने हाथ पानी में डाले, झील की गहराई से एक नीलम सी रोशनी ऊपर उठी। इस रोशनी के बीच एक धुंधला सा चेहरा उभरा। वह एक बुढ़िया परी का था, जो बेहद गंभीर आवाज में कह रही थी, माहीन गुलबानो, तुम्हारा समय कम है। इंसानी दुनिया में तुम्हारी पहचान जल्द ही खुल जाएगी। आरिफ ने यह सुनते ही अंदर सिहरन महसूस की। माहीन गुलबानो, यह नाम उनके लिए अनजाना था, लेकिन दिल को झकझोरने वाला। उन्हें यकीन हो गया कि यह लड़की किसी और ही दुनिया से आई है, और शायद उनकी मोहब्बत अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि तकदीर और जादू का हिस्सा बनने जा रही है। रात का आलम ऐसा था कि चांदनी रेशमी चादर बनकर किला शम्सगढ़ के संगमरमर पर बिछ गई थी। आसमान में चांद के आसपास बादलों के पतले पतले टुकड़े ऐसे तैर रहे थे, मानो किसी फनकार ने नीलांबर पर रुई के धागे बिखेर दिए हों। हवाओं में चंपा और गुलाब की खुशबू घुली हुई थी, और वही हवाएं आरिफ शम्स मीर के दिल में एक अनजाना सुकून और एक अजीब सी बेचैनी दोनों एक साथ भर रही थीं। वो अपने शाही बालकनी में खड़े दूर दूर तक फैले बागात को देख रहे थे, मगर नजरें हर फूल, हर दरख्त को पार करके उसी हसीन चेहरे की तलाश कर रही थीं, जो आज पूरे दिन उनकी आंखों के सामने रहा। माहीन झर्रिन, उनकी मुस्कान, उनकी चाल, उनकी झुकी हुई नजरें, सब कुछ जैसे शहजादे के दिल पर नक्श हो गया था। लेकिन इस मोहब्बत की राह आसान कहाँ थी। शाही खानदान की रस्में, दरबार की सियासत और हुकूमत के लिहाजात सब उनके आगे दीवार बनकर खड़े थे। वो सोचते, अगर माहीन सच में एक आम नौकरानी है, तो दरबार में उसके लिए कोई जगह नहीं, मगर मेरे दिल में तो वो मल्लिका की जगह ले चुकी है। शहजादे की सोचों का सिलसिला वहीं टूट गया, जब उन्हें बालकनी के नीचे से सरसराहट सी सुनाई दी। नजर नीची की तो देखा कि एक पतला सा साया चुपके से बाग की तरफ बढ़ रहा था। चांदनी में वो चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर चाल और कद काठी से आरिफ को यकीन हो गया
वो माहीन ही थी। शहजादे ने देर न करते हुए अपनी शाही पगड़ी उतारी, चुपके से सीढ़ियों से उतरकर बाग की ओर कदम बढ़ाए। माहीन एक गुप्त दरवाजे से बाहर निकल रही थी। हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें नीले और सुनहरे रंग के अजीब फूल रखे थे, ऐसे फूल जो उन्होंने न कभी बाग में देखे थे न कभी किसी बाजार में। शहजादा धीरे से पास आए और एक पेड़ के पीछे छुपकर उसे देखने लगे। माहीन ने जैसे ही बाग के सबसे पुराने और रहस्यमय हिस्से गुलरू का गुप्त चमन में कदम रखा, अचानक जमीन से हल्की सी धुंध उठी और फूलों से चमकदार रोशनी फैलने लगी। आरिफ की सांसें थम गईं। ये कोई साधारण बाग नहीं था, बल्कि कोई जादुई जगह थी। माहीन ने वहां घुटनों के बल बैठकर धीमे धीमे कुछ शब्द पढ़े, जैसे किसी दुआ या मंत्र का हिस्सा हो, और फिर उस टोकरी से फूल निकालकर एक पुरानी संगमरमर की चौखट पर रख दिए। चौखट पर कोई नाम लिखा था जो धुंधला हो चुका था, लेकिन उसमें नूर शब्द साफ झलक रहा था। जैसे ही आखिरी फूल रखा, चौखट से हल्की सुनहरी रोशनी उठी और माहीन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो इंसानी आंखें नहीं लग रही थीं, बल्कि किसी और ही आलम की नजरें थीं। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब वो यकीन से कह सकते थे कि माहीन में कोई गुप्त राज है, मगर वो राज क्या था? वो कौन थी? और ये जादुई बाग किस रहस्य को छुपाए बैठा था? शहजादा जानते थे, अगर उन्होंने अभी खुद को प्रकट कर दिया तो शायद माहीन फिर कभी उनके सामने ये राज न खोले। इसलिए वो चुपचाप वहीं खड़े रहे, जैसे रात का एक साया हो, मगर दिल में उन्होंने ठान लिया था, माहीन, मैं तुम्हारा सच जानकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। चांदनी रात का वह आलम था कि कगिलाए शम्सगढ़ की ऊंची ऊंची बुर्जियों पर सफेद नूर ऐसे बरस रहा था जैसे फलक से कोई परी अपनी चांदी की चादर बिछा रही हो। हवाओं में गुलाब और चमेली की खुशबू घुली थी, मगर शहजादा आरिफ शम्स मीर का दिल बेचैन था। उसके जहन में अब भी वो लम्हा घूम रहा था जब उसने महीनों की तलाश के बाद माहीन झर्रिन को गुलरू के बाजार में देखा था। उस वक्त उसने कुछ भी सोचे बिना उसे पहचान लिया था। उसकी आंखों में वही चिर परिचित चमक थी जो उसने एक बार अपने बचपन के सपनों में देखी थी। लेकिन अब मामला आसान नहीं था। माहीन झर्रिन सिर्फ एक खूबसूरत हूर सी शहजादी नहीं थी, बल्कि उसके इर्द गिर्द एक राज, एक जादू और एक खतरा मंडरा रहा था। आरिफ ने अपने वफादार गुलाम ए खास नसीर बख्त को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, नसीर, इस शहजादी पर नजर रखो, मगर याद रहे, कोई शक न हो। उसका हर कदम, हर मुलाकात, हर सफर मेरे पास रिपोर्ट हो। नसीर ने सर झुकाकर कहा, जैसा हुजूर का हुक्म। उधर माहीन झर्रिन भी अपने कमरे में बेचैन थी। असल में वह माहीन गुलबानो थी, परीलोक की एक हसीन औरत जिसे इंसानी दुनिया में उतरने की मजबूरी थी। उसके पास सिर्फ 1 साल का वक्त था जिसमें उसे अपना मिशन पूरा करना था। मिशन था नूर ए इलाही नाम की एक जादुई चीज को हासिल करना जो किला शम्सगढ़ के शाही खजाने में कैद थी। मगर मामला इतना सीधा नहीं था, क्योंकि उस खजाने की हिफाजत खुद आरिफ शम्स मीर करता था और उसे धोखा देना आसान नहीं था। माहीन ने अपने दिल को समझाया कि यह सिर्फ एक खेल है, मोहब्बत का नहीं बल्कि चतुराई और चालबाजी का। लेकिन जब जब उसकी नजर आरिफ की आंखों में डूबती, उसके दिल का कोई न कोई कोना कमजोर पड़ जाता। वो आंखें सख्त भी थीं और मासूम भी। उनमें एक बादशाही रोब था और साथ ही एक ऐसी गर्मी जो दिलों को पिघला देती। उस रात उसने तय किया कि उसे आरिफ के करीब जाना होगा, लेकिन मोहब्बत के बहाने नहीं बल्कि अपने मकसद के लिए। उसने सोचा, अगर ये शहजादा मेरे इश्क में गिरफ्तार हो जाए तो नूर ए इलाही का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि आरिफ भी किसी और मकसद से उसके करीब आ रहा है। उधर किले के शाही बाग में आरिफ ने माहीन के लिए एक खास महफिल का इंतजाम किया था, न सिर्फ उसकी मोहब्बत का इम्तिहान लेने के लिए, बल्कि यह जानने के लिए कि वो कौन है और उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। महफिल में चांदी के दिए जल रहे थे, मेजों पर गुलाब पंखुड़ियों के ढेर थे और हवा में शहनाई की मीठी धुन गूंज रही थी। माहीन जब सुनहरी झरी के लिबास में आई तो महफिल में बैठे सभी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, आपकी आंखें
ये तो जैसे किसी और जहां की है। माहीन ने भी शरारत भरी मुस्कान दी और कहा, और आपकी नजर, ये तो जैसे हर पर्दा चीर कर देख लेती है। दोनों की बातों में तीर और फूल एक साथ थे, मोहब्बत की नरमी और चालबाजी की धार। मगर इसी महफिल के एक कोने में नसीर बख्त छुपा बैठा सब सुन रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा जादुई ताबीज था जो सच और झूठ की पहचान कर सकता था। और उस रात उसने जो सुना, उसने आरिफ के लिए खतरे की घंटी बजा दी। शाही कगिलाए शम्सगढ़ की गलियों में उस रात एक अनदेखी हलचल थी। आरिफ शम्स मीर अपने कमरे में टहल रहे थे, लेकिन उनके दिल का तूफान उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। उनकी सोचों में अब सिर्फ माहीन झर्रिन का चेहरा था, वो चेहरा जिसमें नरमी भी थी, इज्जत भी, और कहीं गहरे में एक रहस्यमय दर्द भी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह लड़की, जो महज एक नौकरानी है, उनके दिल के इतने करीब कैसे आ गई। बाहर आसमान पर बादल गरज रहे थे, जैसे कोई अनदेखा जादू उनकी रूह के दरवाजों पर दस्तक दे रहा हो। तभी कैले के पुराने बुर्ज से एक बूढ़ा मुंशी आया, जिसके हाथ में महीन कागज का एक लिफाफा था। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, ये खत महल की एक पुरानी अलमारी में मिला है, लेकिन इसमें लिखा नाम आपको चौंका सकता है। आरिफ ने जैसे ही खत खोला, पहली पंक्ति ने उनका दिल धड़का दिया। मेरे आरिफ शम्स मीर के नाम। यह किसी और की नहीं, बल्कि खुद माहीन झर्रिन की लिखावट थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि खत कई साल पुराना लग रहा था, जैसे वो उनसे मिलने से पहले ही उनका नाम जानती हो। उस वक्त आरिफ के जहन में एक ही सवाल था, माहीन, तुम आखिर कौन हो? किलाए शम्सगढ़ की रात उस रोज कुछ अलग ही रंग में डूबी हुई थी। आसमान पर आधा चांद अपनी चांदी बिखेर रहा था, और महल के ऊंचे बुर्जों पर जले मशालें मानो किसी जश्न की पूर्व सूचना दे रही थीं। लेकिन इस वक्त शहजादा आरिफ शम्स मीर के दिल में कोई जश्न नहीं था। वहां एक बेकरार तूफान मचल रहा था। चारों ओर खामोशी थी, बस हवाओं में कभी कभार सरसराते पत्तों की आवाज और पहरेदारों के कदमों की धीमी आहट सुनाई देती। आरिफ के सामने अब तक के सफर की हर मुश्किल, हर खतरा, हर जादुई पेचोखम जैसे चलचित्र की तरह घूम रहा था। उसने अपने वजीर मुखतार को बुलाया और गहरी आवाज में कहा, वक्त आ गया है माहीन झर्रियों को उस कैद से निकालने का, चाहे मेरे सामने पूरी दुनिया क्यों ना खड़ी हो जाए। वजीर ने सिर झुकाकर हामी भरी, लेकिन उसके चेहरे की रेखाओं में चिंता साफ झलक रही थी। इसी बीच महल के गुप्त तहखाने से खबर आई कि जिस जादूगर झरान ने माहीन को कैद में रखा है, उसने अपनी सुरक्षा को तिगुना कर दिया है। उसके इर्द गिर्द ऐसी जादुई परछाइयां घूम रही हैं जो तलवार के वार से नहीं, बल्कि दिल के डर से टूटती हैं। आरिफ को बताया गया कि जहरान ने एक सियर खून का सील बनाया है, जिसे तोड़े बिना कोई भी कैदी बाहर नहीं निकल सकता। ये सुनकर शहजादे के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, वो मुस्कान जो दुश्मन के लिए खतरनाक और महबूब के लिए मोहब्बत की कसम जैसी होती है। शाम होते होते आरिफ ने अपने सबसे वफादार सिपाहियों को बुलाया, महज 5 लोग जिनकी बहादुरी के किस्से पूरी रियासत में मशहूर थे। कोई भारी लश्कर नहीं, कोई बड़ी फौज नहीं, बस 5 परछाइयां जो अपने शहजादे के इशारे पर जान देने को तैयार थीं। आरिफ ने अपने कांधे पर वो तलवार बांधी जो उनके बुजुर्गों की निशानी थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका वार लोहे को नहीं, बल्कि जादू को चीरता है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दिल में एक दुआ की, या इलाही, मेरी मोहब्बत को मेरी ताकत बना दे। उधर माहीन झर्री अब भी झरान के जादुई किले में कैद थी। वो अब नौकरानी के भेष में नहीं थी, बल्कि अपनी असली शहजादी शान में थी, लेकिन हाथों में बेड़ियां और दिल में आरिफ की याद के अलावा कुछ नहीं। रात के सन्नाटे में वो महज चांद को देखती और धीमे धीमे दुआ करती, ए खुदा, अगर मोहब्बत में सच्चाई है तो आरिफ मुझे यहां से ले जाएगा। जैसे जैसे आधी रात करीब आई, आरिफ और उसके सिपाही घोड़े दौड़ाते हुए जादूगर के किले के पास पहुंचे। किला किसी अंधेरी घाटी में बना था, चारों तरफ धुंध और बीच बीच में नीली आग जैसी चमक जो इंसान की रूह तक को ठंडा कर दे। आरिफ ने तलवार खींची, उसकी चमक अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ी।
तभी सामने जहरान प्रकट हुआ, लंबा, काले लिबास में, और आंखें ऐसी जैसे किसी ने उनमें अंगारे भर दिए हों। उसकी आवाज गूंजी, आरिफ शम्स मीर, तेरी मोहब्बत तेरे लिए मौत बन जाएगी। आरिफ ने बिना पल भर रुके जवाब दिया, तेरी मौत मेरी मोहब्बत से शुरू होगी। और फिर तलवार और जादू का वो संग्राम शुरू हुआ जिसमें हर वार के साथ हवा में चिंगारियां, धुआं और इश्क का इरादा टकरा रहा था। रात के गहरे सन्नाटे में किला-ए-शम्सगढ़ की हवाओं में एक अनजानी बेचैनी तैर रही थी। चांद की हल्की रोशनी में महल की संगमरमरी दीवारें किसी अनकहे राज को छुपाए खामोश खड़ी थीं। शहजादा आरिफ शम्स मीर अपने कमरे की ऊंची खिड़की से बाहर झांक रहे थे। उनकी आंखों में मोहब्बत की चमक थी, मगर साथ ही एक अजीब सा डर भी। उनकी रूह में अभी भी माहीन झर्रियों की आहट बसती थी, वो माहीन जो कभी एक साधारण नौकरानी के रूप में उनके सामने आई थी, लेकिन अब उनका दिल उसकी मोहब्बत में डूब चुका था। शहजादा जानते थे कि माहीन की पहचान जितनी सीधी सादी दिखाई देती है, उतनी नहीं है। उसके चारों तरफ एक रहस्य का जाल बुना हुआ था, जिसमें कहीं जादू की खुशबू थी और कहीं खतरनाक साजिशों की बू। उधर माहीन झर्री अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। उनके सामने रखा हुआ पुराना चांदी का आईना हल्की हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था। उन्होंने कांप हाथों से आईने पर उंगलियां फेरीं तो उसमें लहरों सा एक चेहरा उभर आया। वो उनके असली वालिद का था, जो एक दूर के मुल्क के बादशाह थे और जिनकी मौत एक साजिश का नतीजा थी। माहीन की आंखें नम हो गईं, लेकिन उनकी निगाहों में अब एक नई कसम भी थी। वो अपने असली हक़ को पाए बिना पीछे नहीं हटेंगी, चाहे इस राह में कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आएं। शहजादा आरिफ को भी ये आभास हो चुका था कि माहीन का अतीत किसी अनदेखे तख्त से जुड़ा है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं माहीन के दुश्मन, जो उसकी असल पहचान से वाकिफ हैं, अब किला-ए-शम्सगढ़ की दीवारों के भीतर ना पहुंच जाएं। इसी वजह से उन्होंने अपने वजीर खास को गुप्त आदेश दिए कि किले की सुरक्षा चौगुनी कर दी जाए और हर आने जाने वाले की सख्त तलाशी ली जाए। रात गहराती गई और महल के अंदर एक राज्य मुलाकात शुरू हुई। महल की पुरानी तहखानों में, जहां सदियों से नूर और अंधेरे की परछाइयां एक दूसरे में घुली रहती हैं, माहीन झर्रियां एक बुजुर्ग जादूगर से मिल रही थीं। वही शख्स जिसने उन्हें बचपन में अपनी शरण में लिया था और जिनकी मदद से उन्होंने जादू के कई इल्म सीखे थे। उस बुजुर्ग ने उनकी हथेली पर एक नीलम का पत्थर रखकर कहा, यह नीलम तुम्हारे दिल की ताकत है और जब तक ये तुम्हारे पास है, कोई दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन याद रखना, मोहब्बत और हक की राह में सबसे बड़ा इम्तिहान तुम्हारे अपने दिल से होगा। इसी दौरान ऊपर के महल में शहजादा आरिफ बेचैनी से तहखाने की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने वहां से हल्की सी नीली रोशनी देखी थी। जैसे ही उन्होंने नीचे कदम रखा, उन्हें दूर से माहीन की परछाई दिखी और उनके कानों में उस बुजुर्ग की गूंजती आवाज पड़ी। शहजादे के दिल में सवाल उठने लगे, माहीन ये सब उनसे क्यों छुपा रही है? क्या वो सिर्फ एक साधारण मोहब्बत थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? लेकिन जैसे ही माहीन ने उनकी तरफ देखा, उनकी आंखों में डर के साथ मोहब्बत भी थी। शायद उसी पल शहजादा समझ गए कि सच चाहे जो भी हो, उनका दिल अब इस लड़की के बिना कभी पूरा नहीं होगा। यह रात दोनों के लिए एक नए मोड़ की शुरुआत थी, जहां भरोसा और शक, मोहब्बत और जंग, सच और झूठ सब एक साथ टकराने वाले थे। किला-ए-शम्सगढ़ के आसमान पर उस रात चांद जैसे किसी सुनहरे थाल में रखकर जमीन के करीब लटकाया गया हो, ऐसी रोशनी बिखेर रहा था। हवाओं में गुलाब और चमेली की महक थी और महल की ऊंची ऊंची मीनारों से जगमगाती मशालें आसमान को रंगीन कर रही थीं। शहजादा आरिफ शम्स मीर, जो पिछले दिनों जादुई इम्तिहानों और राजदाराना साजिशों में उलझा रहा था, अब महल के सबसे आलीशान हिस्से में खड़ा था। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि आज की रात सिर्फ इश्क का वादा नहीं, बल्कि मोहब्बत की मुकम्मल तकमील का पैगाम लेकर आई थी। माहीन झर्री, जो कभी एक साधारण नौकरानी के भेष में आई थी और जिसकी आंखों में बरसों से छुपी मोहब्बत की नदी बह रही थी, आज शाही लिबास में रोशन नजर आ रही थी। उसका लिबास सुनहरी रेशम का था, जिस पर मोतियों और पन्नों का नाजुक काम चमक रहा था।
उसके गले में मोतियों की माला और माथे पर जरी का ताज उसे किसी परिलोक की मलिका जैसा बना रहा था। मगर उसकी आंखों में वही मासूमियत, वही पुरानी पहचान थी जिसने शहजादे का दिल पहली बार छुआ था। दरबारे शाही में वजीर आला ने ऐलान किया, आज शहजादा आरिफ शम्स मीर और माहीन जर्रियों का निकाह अल्लाह की रजा और दोनों के दिलों की मोहब्बत के गवाहों के बीच मुकम्मल किया जाएगा। यह सुनते ही महल की गलियों में ढोल नगाड़े गूंज उठे और हर तरफ खुशियों का समंदर उमड़ आया। काजी साहब ने शहजादे से पूछा, क्या आप माहीन झर्रियों को अपनी बीवी, अपने दिल की मलिका और अपनी हमसफर कबूल करते हैं? शहजादा, जिसकी आंखों में मोहब्बत के आंसू चमक रहे थे, ने जोर से कहा, कबूल है। और जब माहीन से यही सवाल किया गया तो उसकी नरमी भरी आवाज ने कहा, कबूल है। ये लफ्ज जैसे ही हवा में गूंजे, गुलाब की पंखुड़ियां बारिश की तरह उन दोनों पर बरसाई गईं। निकाह के बाद शहजादे ने अपने हाथों से माहीन को शाही दुपट्टा उड़ाया और उसके कानों में इतनी धीमी आवाज में कहा कि सिवा उसके और चांद के कोई न सुन सके, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे ताज पहनाया है माहीन। आज से मेरा हर सांस तुम्हारे नाम है। माहीन की आंखें भीग गईं और उसने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मेरी पहचान लौटा दी है आरिफ। महल के आंगन में उस रात रंगोली, दियों और मशालों की रोशनी ने ऐसा मंजर बना दिया था मानो जन्नत का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। नर्तकियां खुशी के गीत गा रही थीं और बाजारों में मुफ्त मिठाइयां बांटी जा रही थीं। दूर दूर से आए लोग इस मोहब्बत के जश्न में शरीक हो रहे थे। मगर इस शाही जश्न के बीच महल की सबसे ऊंची मीनार से एक काली परछाई उन दोनों को देख रही थी। उसकी आंखों में नफरत की चमक थी और होठों पर ठंडी मुस्कान। वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि वही पुराना दुश्मन था जो इस मोहब्बत को बर्बाद करने की कसम खा चुका था। आरिफ और माहीन के लिए आज की रात एक नई जिंदगी की शुरुआत थी, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि मोहब्बत का यह सफर अब एक और इम्तिहान से गुजरने वाला है। आसमान के चांद ने उनकी खुशियों पर अपनी चांदी सी रोशनी डाली, मगर हवाओं में अब एक अनजान खतरे की दस्तक भी तैर रही थी। शाही बागात के बीचों बीच चांदनी का नूर फलका से उतरकर जैसे जमीन पर बिखर गया था। नीलम जैसे आसमान के नीचे सोने और चांदी की जड़ाई से सजे महफिल ए निकाह का आलम देखते ही बनता था। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियों की चादर तनी थी, गुलाब और कनेर के फूलों की खुशबू हवा में रची हुई थी और चारों कोनों से आती रूहानी धुनें दिलों को मोहब्बत के सागर में डुबो रही थीं। शहजादा आरिफ शम्स मीर अपने शाही लिबास में ऐसा लग रहा था मानो खुद चांद ने इंसानी शक्ल धारण कर ली हो। सुनहरी झरी से खड़ा हुआ शेरवानी, मोती और पन्नों से सजा कलगी वाला शाही पगड़ी और हाथ में फिरोजा जड़ित तलवार, ये सब उसके रुतबे का ऐलान कर रहे थे। दूसरी तरफ माहीन झर्री, जो अब तक अपने दिल के हजार राज सीने में दबाए बैठी थी, आज शहजादी के लिबास में दिलकश नजर आ रही थी। लाल रेशमी जोड़े पर सुनहरी कशीदाकारी, गले में जड़ाऊ हार और माथे पर नाजुक सी बिंदियां, हर चीज उसके हुस्न को मुकम्मल बना रही थी। निकाह के लिए सजाई गई महफिल में जब काजी साहब ने दोनों को आमने सामने बैठाया तो फिजा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। बस कहीं दूर से आती शहनाई की मीठी धुन और गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू महसूस हो रही थी। काजी साहब ने पहले आरिफ शम्स मीर से रूबरू होकर पूछा, क्या आप आरिफ शम्स मीर अपनी मर्जी और खुशी से माहीन जर्रियों को अपनी बीवी कबूल करते हैं? शहजादे ने गहरी सांस ली, अपनी नजरों से माहीन की आंखों में झांकते हुए दृढ़ लहजे में कहा, कबूल है। उसी लम्हे महफिल में मौजूद हर दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर काजी साहब माहीन की तरफ मुखातिब हुए, क्या आप माहीन जर्री अपनी मर्जी और खुशी से आरिफ शम्स मीर को अपना शौहर कबूल करती हैं? माहीन ने अपनी पलकों को झुकाया, होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और आवाज में ऐसी नरमी थी जैसे बारिश की पहली बूंद। कबूल है। ज्यों ही तीसरी बार कबूल है के अल्फाज दोनों के होठों से निकले, महफिल में बैठे सबने माशा अल्लाह और बारकल्लाह कहकर दुआएं दी। गुलाब की पंखुड़ियां बारिश की तरह उन पर बरसाई गईं और ढोल ताशे की गूंज से पूरा किला ए शम्सगढ़ झूम उठा।
निकाह के बाद आरिफ ने अपने हाथों से माहीन को वो नगीना पहनाया जो कभी उनकी पहली मुलाकात की निशानी था। माहीन की आंखें नम हो गईं। वो पल उसके तमाम इम्तिहानों, तमाम दर्द और तमाम ख्वाबों का मुकम्मल जवाब था। आरिफ ने झुककर फुसफुसाया, अब कोई ताज इश्क हमसे छीन नहीं सकता। महफिल के बाद शाही दावत का सिलसिला शुरू हुआ। चांदी के थालों में शीरमाल, कबाब, बर्फी और केसरिया शरबत परोसा गया। महफिल में हर शख्स बस एक ही बात कर रहा था, कैसे एक नौकरानी जो असल में एक शहजादी थी, मोहब्बत के ताज पर काबिज हुई। उस रात चांद की रोशनी किले की ऊंची मीनारों को चूम रही थी, जैसे आसमान भी इस मिलन पर अपनी मुहर लगा रहा हो। और दूर दरिया के पानी में भी चांदनी ऐसे थिरक रही थी जैसे वो भी इस दास्तान इश्क का जश्न मना रही हो। इस तरह ताज इश्क मुकम्मल हुआ, एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जिसमें इम्तिहान भी थे, साजिशें भी, और वो सच्चा वादा भी जो मौत से पहले टूटता नहीं।